Hello guys, welcome to our channel Reborn of Queen Part 17. Chapter 81 Chapter 81 अब आगे राजा चंद्रसेन ने एक सैनिक को उसे खास वेद को बुलाने का आदेश दिया था जिसने उनकी पुत्री कितनी घातक बीमारी का इलाज किया। जिसे सुन और सैनिक ने ज्यादा देर ना करते हुए तुरंत माही के पास जाकर उसे राजा का संदेश सुनाया। वही इस समय राजकुमारी रूपाली के कक्ष में सभी लोग उसे खास वेद की प्रतीक्षा कर रहे थे जिसने आज के दिन इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया था। कुछ देर की प्रतीक्षा के बाद आखिरकार दरवाजा खुला और वहां बैठे लोगों को दरवाजे के अंदर दो परछाइयां आई हुई नजर आई, जिनमें से एक परछाई कुछ दूरी पर रुक गई और दूसरी धीरे धीरे चलती आगे की तरफ बढ़ने लगी। कुछ देर में वह काली परछाई साफ होती गई। सभी के सामने एक सुंदर और सुडौल शरीर वाली आकृति नजर आए। यह माही थी, जिसने बहुत ही सुंदर लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे। वह वस्त्र उसके शरीर पर बहुत ही अधिक जच रहे थे, जिसके साथ माही ने अपने चेहरे पर हमेशा की तरह कपड़ा बंधा हुआ था, जिस कारण किसी को भी इस समय माही का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। माही बिना ज्यादा किसी पर ध्यान दिया शांति से चलकर राजा चंद्रसेन के पास आए और अपना सर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। जिन्हें अपने सामने झुककर प्रणाम करता देख राजा चंद्रसेन ने जल्दी से अपने स्थान से खड़े हुए उन्होंने अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए माही की तरफ देखा और एक भावुक स्वर में माही से कहा, वेद नयनतारा, आपको इस तरह हमें झुककर प्रणाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब बड़े वेद ने पहली बार आपके बारे में हमें बताया था, हमें बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इतना काबिल भी हो सकता है, परंतु आज आपके किए गए कारनामों ने ये साबित कर दिया है कि आप वाकई में ही एक महान वेद की एक महान शिष्य है। हमें आज इस बात पर बहुत गर्व हो रहा है कि हमने आप जैसे एक होनहार और काबिल वेद की तलाश की है। हम तो अपनी पुत्री के ठीक होने की आशा को ही खो चुके थे, परंतु आपने हमारी उसे खोई हुई आशा को एक बार फिर जागृत कर दिया, जिसके लिए हम आपका जितना धन्यवाद करें उतना कम है। इसी तरह की बहुत सी बातें राजा चंद्रसेन माही से कहे जा रहे थे। उनकी बातों से माही की तारीफ और थोड़ी सी चापलूसी साफ नजर आ रही थी। शायद ये पहली बार था जब राजा चंद्रसेन किसी की इतनी अधिक प्रशंसा कर रहे थे। वही अपने नियत से मजबूर राजकुमार विक्रम की नजरें हमेशा की तरह माही को ऊपर से नीचे तक घूर रही थी। वह कभी माही की पतली कमर को देखते तो कभी उसके सुंदर सुडौल बदन को। वही इन नज़ारों को माही भी अपने ऊपर अच्छे से महसूस कर सकते थी। अगर इस समय उसे कोई मौका मिलता तो वह सबसे पहले राजकुमार विक्रम का खात्मा कर देती। यह आदमी जल्द ही अपनी मौत चाहता था, इसलिए यह बार बार माही को भड़काने की कोशिश में लगा हुआ था। वही इन सब से दूर राजकुमार सूर्या की नजरें ना चाहते हुए भी बार बार माही के ऊपर जा रही थी। राजकुमारी मीरा के जाने के बाद राजकुमार सूर्या ने कभी किसी स्त्री को दोबारा नजर उठाकर नहीं देखा था, परंतु न जाने क्यों आज उनकी वह नजरें बार बार अपने सामने खड़ी इस स्त्री के ऊपर जाकर टिक रही थी। जब पहली बार माही राजकुमारी रूपाली के कक्ष में आई थी, तभी से ही राजकुमार सूर्य को एक अजीब सा एहसास हो रहा था। ऐसा एहसास उन्हें पहली बार राजकुमारी मीरा से मिलकर हुआ था, परंतु ये कैसे हो सकता था। उन्होंने राजकुमारी मीरा को अच्छे प्रकार से देखा था और उनके सामने खड़ी इस स्त्री की शारीरिक बनावट और उसका स्वभाव बिल्कुल भी राजकुमारी मीरा से नहीं मिल रहा था। इसी बारे में सोचते हुए बार बार राजकुमार सूर्या अपने आप को इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि ये स्त्री राजकुमारी मीरा नहीं है। शायद वह इन कुछ दिनों में बहुत अधिक राजकुमारी मीरा के बारे में सोचने लगे थे। शायद यही कारण था कि उन्हें इस स्त्री में उनके कुछ झलक नजर आ रही थी। वही दूर खड़ी वेद विशाला की नजरें भी इस समय बराबर नयनतारा पर बनी हुई थी। उससे पहले से ही राजा चंद्रसेन का माही को इतना ज्यादा महत्व देना पसंद नहीं आ रहा था, और जब उसकी नजर राजकुमार सूर्या पर गई तो उसका बच्चा हुआ सबर का बांध भी टूट गया। वह जिन नजरों से नयनतारा को देख रहा थे, उन नजरों से राजकुमार सूर्या ने कभी भी वेद विशाला की तरफ नहीं देखा था। वेद विशाला की मुलाकात राजकुमार सूर्य से बचपन में हुई थी और पहली ही नजर में विशाल राजकुमार सूर्य को पसंद करने लगे थी। विशाला ने राजकुमार सूर्य को पहली बार देखने के बाद ही यह ठान लिया था कि वह राजकुमार सूर्य को अपना बनाकर ही रहेगी। इसलिए इतने सालों से उसने अनेकों प्रयास किया कि राजकुमार सूर्य उनकी तरफ आकर्षित हो जाए, परंतु इतने सालों के प्रयास के बाद भी विशाला के हाथों कुछ नहीं लगा। राजकुमार सूर्या विशाला से आकर्षित होना तो दूर, उसने कभी ठीक से एक नज़र विशाला की तरफ देखा भी नहीं था, जो बात विशाला को बार बार किसी कांटे की तरह चुभती थी।
उसने हमेशा ही अनेकों प्रयास किया कि वह किसी भी तरह राजकुमार सूर्या का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सके और वह शायद इस काम में कभी ना कभी सफल भी हो जाती, परंतु उनके बीच एक बाधा बनकर आई राजकुमारी मीरा, जिसे राजकुमार सूर्या प्रेम कर बैठे। जब ये खबर पहली बार विशाला ने सुनी थी तब वह लगभग गुस्से में पागल हो गई थी। वह किसी भी दूसरी स्त्री को राजकुमार सूर्या के पास जाता नहीं देख सकती थी। परंतु जब उसने राजकुमार सूर्य के विवाह की खबर सुनी तो ना चाहते हुए भी उसने अपने दिल को समझने की कोशिश की, परंतु बाद में जो घटनाएं हुई उसके बाद विशाला को ऐसा लगा जैसे ईश्वर ने उसे एक और मौका दिया है। इसीलिए राजकुमार की शादी होने के बावजूद भी विशाला ने अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ा और एक आखिरी प्रयास करने की कोशिश की, जिसके बाद से ही वह हर मुमकिन कोशिश करती कि राजकुमार सूर्या का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सके। परंतु आज जब उसने राजकुमार सूर्य को किसी और दूसरे स्त्री की तरफ इतना आकर्षित होकर देखा पाया तो यह चीज विशाला के दबे हुए गुस्से को भड़काने के लिए एक चिंगारी का काम करने के लिए काफी थी। विशाल ने गुस्से में अपना मुंह टेढ़ा किया और अपने कदम माही की तरफ बढ़ा दिए। वही विशाल के इरादों से अनजान माही अपनी योजना में लगी हुई थी। तभी वेद विशाला की आवाज से सभी का ध्यान टूटा से विशाला आगे आते हुए माही को एक नजर देखा और फिर राजकुमारी रूपाली की तरफ बढ़ गई। महाराज, हमें नहीं लगता कि राजकुमारी रूपाली पूर्ण तरीके से ठीक है। ऐसा इस दुनिया में कोई भी वेद नहीं है जो किसी बीमारी को कुछ ही पलों में ठीक कर सके। इस बात पर यकीन करना के बाद नयनतारा ने राजकुमारी रूपाली को कुछ ही पलों में ठीक कर दिया। इस बात को मनाना नामुमकिन सा है। हो सकता है ये कोई छल हो या कुछ समय का कोई जादू जो हमारी आंखों को प्रभावित कर रहा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं राजकुमारी रूपाली की जांच कर सारे सत्य के बारे में आप सभी को बताना चाहती हूँ। हम इस तरह किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते। यह बातें हमारे आने वाले भविष्य जो कि राजकुमारी रूपाली और राजकुमार यश होने वाले हैं उनके जीवन के लिए उचित नहीं है। मैं यह नहीं रहती कि वेद नयनतारा कोई ढोंगी वेद है, परंतु हम अपनी संतुष्टि के लिए एक बार एक अच्छी जांच कर ही सकते हैं। इससे हम वेद नयनतारा के गुणों के बारे में और उचित प्रकार जान पाएंगे। वहीं जहां कुछ देर पहले माहौल में काफी खुशी और शांति भरा माहौल बना हुआ था, वह वेद विशाला की बातें सुनकर एक सन्नाटे में परिवर्तित हो गया। इस बात पर तो यकीन राजा चंद्रसेन को भी नहीं हुआ था कि उनकी पुत्री कुछ ही समय में ठीक हो गई, परंतु जब उन्होंने अपनी आंखों से अपनी पुत्री को सही सलामत देखा तो उन्हें इस बात पर यकीन करना पड़ा कि वेद नयनतारा ने उनके पुत्री को पूर्ण तरीके से स्वस्थ कर दिया है। परंतु अब वेद विशाल की ऐसी बातें सुनकर उनके बारे में छुपी हुई उसे शक के धागे को किसी ने चिंगारी दे दी थी। पर उन्हें इस बात का भी डर था कि अगर सच में वेद नयनतारा ने उनकी पुत्री को सही कर दिया है और वह इस तरह सभी के सामने उनकी विद्या पर शक करेंगे तो कभी ऐसा ना हो कि बाद में वह उनसे नाराज होकर राजकुमार युग का इलाज करने से बड़ा कर दे और शायद हो सकता है कि वह उनके राज्य को छोड़ दे। जिस बारे में सोते हुए इस समय महाराज काफी उलझन महसूस कर रहे थे, वही राजा चंद्रसेन के चेहरे पर आए हुए भावों को देखकर माही समझ गई कि वह क्या सोच रहे हैं। तभी माही की नजर पहली बार वेद विशाला पर गई। वह बहुत समय से इस कक्ष में आई हुई थी, परंतु माही का ध्यान आप जाकर वेद विशाला पर गया था। उसने हमेशा की तरह बहुत ही सुंदर और आकर्षित कपड़े पहने हुए थे जिससे वह किसी भी मर्द को आसानी से लुभा सकती थी। उसके वह वस्त्र और उसका शरीर इस समय बहुत ही आकर्षित और भावना लग रहा था, जिसे शायद किसी का बचपन नामुमकिन सा ही था। तभी माही ने कुछ सोचते हुए राजा चंद्रसेन की तरफ देखा और अपना सर झुकाते हुए कहा, महाराज, हम भी आपसे यही कहना चाहते थे। आप एक बार अपने यहाँ के सबसे वरिष्ठ गुरुओं को बुलाकर राजकुमारी रूपाली की जांच करवा सकते हैं, ताकि अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं उसको सुधार सकूं। वही राजकुमारी रूपाली जो बाहर के कक्ष में आने से चुप हो गई थी, वह बस अपना सर झुकाए उसकी सारी बातें सुन रही थी। जब उसने माही की आखिरी बातें सुनी तो अचानक ही उसकी आंखें चमक उठी। अगर उसके पिता ने वरिष्ठ गुरुओं को यहाँ बुलाया तो हो सकता है वह माही द्वारा दिए गए उसे एटीट्यूड की सच्चाई पता लगा सके कि उसने उसकी बीमारी को सिर्फ कुछ समय के लिए ही ठीक किया है, और अगर ऐसा हुआ तो जरूर भी को कठिन दर्द प्राप्त होगा। और यही रूपाली के लिए सबसे अच्छा मौका होगा कि वह सभी को माही की सच्चाई बता सके और उसने किस तरह से प्रताड़ित किया है। वह सारी बातें बता सकती है, क्योंकि अगर अभी उसने अपने पिता अपने भाई को अभी कुछ बताने की कोशिश की तो हो सकता है उसका परिणाम रूपाली को बहुत ही बड़ा भुगतना है। इसके बारे में सोचते हुए रूपाली की आंखें चमक उठी। वही माही की बातें सुनकर राजा चंद्रसेन ने एक उलझन भरी चेहरे के साथ माही की तरफ देखा, जो इस समय बहुत ही शांत और धैर्यवान नजर आ रही थी। जिन्हें देख उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपने पास खड़े अपने मुख्य सैनिक को बुलाकर उन्हें राजवैद्य को बुलाने का आदेश दिया। इस समय माहौल में एक अजीब सी शांति पाश्चरी हुई थी।
इसका कारण थी वेद विशाल। इस बीच उन्होंने बहुत से ऐसे शब्द कहे थे जो किसी को भी अच्छे नहीं लग रहे थे। वही राजकुमार सूर्य को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वेद विशाला करना क्या चाहती है। क्या वह ये साबित करना चाहती है कि वह जिस बीमारी का इलाज नहीं कर सकती वह कोई नहीं कर सकता, या फिर वह अपना इतना मानसिक संतुलन खो चुकी है कि वह भूल चुकी है कि वह सूर्यगढ़ राज्य में नहीं अपितु समुद्र राज्य में है। जिस बारे में सोचते हुए राजकुमार सूर्या ने थोड़े गुस्से में वेद विशाला की तरफ देखा, परंतु वेद विशाला तो अपने ख्वाबों की दुनिया में इतनी खो चुकी थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वहां बैठे सभी लोग उसे बहुत ही अजीब और नीची नजरों से देखने लगे हैं। अपने तो बस यही लग रहा था कि कुछ देर में जब महागुरु आ जाएंगे तो वह जाकर उनके सामने उसे झूठी वेद की सारी सच्चाई बता देंगे कि उसने जो भी कुछ किया है वह सिर्फ छल है। इसके बाद वह माही को एक अच्छा सबक सिखा सकते थे। इसी बारे में सोचते हुए वेद विशाला अपने मन ही मन बहुत खुश हुए जा रही थी। उसने एक गुरूर भरे चेहरे के साथ माही की तरफ देखा और कई बार उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। उसने राजकुमार विक्रम की तरफ देखते हुए अपने शब्दों को आगे बढ़ते हुए कहा, राजकुमार, आपको नहीं लगता कि आजकल ऐसे बहुत सेट होंगे लोग हैं जो लोगों के प्रशंसा पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वह अपने छोटे मोटे जादू को दिखाकर लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं, पर शायद उन्हें नहीं पता कि अगर वह इसी तरह की चीज एक बड़े और महान राज्य के साथ करेंगे तो इस चीज का परिणाम उन्हें कितना खतरनाक रोक सकता है। वही माही जो इस पूरे समय में चुपचाप शांति से कुर्सी पर बैठी अपने पास रखे चाय के प्याले को घूम रही थी, वह विशाला के सारे तानों को अच्छी तरह समझ रही थी, पर इस समय माही ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर इस वक्त एक बहुत ही रहस्यमयी मुस्कान बनी हुई थी जो उसे मुखौटे के कारण किसी को नजर नहीं आ रही थी। यह कुछ ऐसा था जैसे माही को पता हो गई यह सब होने वाला है। चैप्टर 82 अब आगे। इस समय राजकुमारी रूपाली के कक्ष का माहौल बहुत ही अजीब बना हुआ था। एक तरफ जहां राजा चंद्रसेन काफी परेशान नजर आ रहे थे, वहीं बाकी सभी कुछ खास स्थिति में नजर नहीं आ रहा है। राजा चंद्रसेन को बस एक ही चिंता सताई जा रही थी कि अगर राजवेद ने वेद नयनतारा के किए गए इलाज को सत्य साबित कर दिया तो वह किस मुंह से उनसे अपने पुत्र की मदद करने की गुहार लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुद ही राजवेद को बुलाकर उनके द्वारा किए गए इलाज पर सवाल उठाया है। तो क्या वह आगे चलकर उनकी सहायता करेगी? इस समय उन्हें रूपाली पर भी बहुत अधिक गुस्सा आ रहा था। वह पहले ही उसके बेटे का इलाज नहीं कर पाई थी, और अब जब वेद नयनतारा ने उनकी पुत्री का इलाज कुछ ही समय में कर दिया है तो वह उसमें भी बाधा खड़ी कर रही है। इतना सब होने के बावजूद भी वह बार बार माही को भड़काने की कोशिश कर रही थी, जो वहां बैठा हर एक समझ रहा था। जब सभी ने देखा कि अगर वेद रूपाली कुछ समय और इसी तरह माही के इलाज की बुराई करती रही तो हो सकता है कि यह सारी चीज सत्य साबित होने के बाद उन सभी के लिए मुश्किलें और बढ़ जाए, इसलिए राजा चंद्रसेन ने वेद विशाला को चुप करने का फैसला किया। इससे पहले राजा चंद्रसेन वेद विशाल से कुछ कह पाए, उसी समय पर राजवेद के आने की घोषणा हो गई, जिसे सुन सभी का ध्यान दरवाजे की तरफ चला गया, जहां से राजवैद्य राजकुमारी रूपाली के कक्ष में प्रवेश कर रहे थे। राजमहल के पीछे उनके कुछ सहायक, जिनकी संख्या लगभग 4 से 5 होगी, वह सभी वेद राजवैद्य की सहायता के लिए उनके पीछे पीछे आ रहे थे। इस समय राजवैद्य ने एक उच्च कोटि के वस्त्र धारण किए हुए थे, जिसके ऊपर सुनहरे अक्षरों से उनका नाम अंकित हुआ था, जो दिखने में बहुत ही सुंदर और अनोखा नजर आ रहा था। ये कुछ ऐसा ही था जैसे माही ने उन बूढ़े वेद के वस्त्र पर देखा था, परंतु उन बूढ़े वेद के वस्त्रों पर चांदी के रंग से उनका नाम अंकित हुआ था। शायद ये रंग सभी वेदों के पदों को दर्शाने के लिए अलग अलग धातुओं से उन सभी का नाम उनके वस्त्रों पर अंकित किया जाता था, जिसे उन सभी के कुछ औहदे का अंदाजा लगाया जा सकता था। वही राजवेद को आता देख सभी अपने स्थान से खड़े हुए और राजकुमार विक्रम, राजकुमार सूर्या ने उन्हें झुककर प्रणाम किया। वही राजा चंद्रसेन ने भी उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। राजवैद्य, जिनकी उम्र लगभग 80-90 के आसपास की होगी, परंतु देखने में वह अपनी उम्र से बहुत कम लग रहे थे, जिससे उनके चेहरे का तेज उनके अनुभव और उनकी प्रतिष्ठा का साथ साथ अंदाज दे रहा था। वही राजवैद्य ने भी सभी को सम्मानपूर्वक नमन किया और ज्यादा देर न करते हुए राजकुमारी रूपाली की तरफ बढ़ गए। उन्हें यहां आने से पहले ही सिपाही से पता चल गया था कि उन्हें वहां राजकुमारी रूपाली के इलाज के लिए बुलाया गया है। उसे सेवक ने राजवैद्य को बताया था कि एक वेद ने राजकुमारी रूपाली का उपचार किया है, जिससे वह पूर्ण तरीके से ठीक हो चुकी है।
परंतु अपनी पुष्टि के लिए राजा एक बार आपकी मदद लेना चाहते हैं। वही राजवैद्य तो इसी चीज से बहुत ज्यादा हैरान है थे। राजकुमारी रूपाली की उसे घातक बीमारी को किसी ने कुछ ही पलों में ठीक कर दिया है। शायद यही कारण था कि वह ज्यादा देर ना करते हुए तुरंत ही राजकुमारी रूपाली की कक्ष की तरफ बढ़ गए थे। उन्हें उसे वेद और राजकुमारी रूपाली दोनों के बारे में ही जानने की उत्सुकता थी कि आखिर जो वेद ने इलाज किया है क्या वह सत्य है या फिर जो लोग कह रहे हैं कोई अलावा। इसलिए उन्होंने ज्यादा किसी पर ध्यान दिए तुरंत राजकुमारी रूपाली के पास जाकर उनकी जांच पड़ताल करने लगे। कुछ समय की जांच पड़ताल के बाद राजवैद्य कुछ हैरान परेशान नजर आने लगे। वह जैसे जैसे राजकुमारी रूपाली की जांच करते जा रहे थे, उनके चेहरे की हैरानी और बढ़ती जा रही थी। वही उनके चेहरे पर आए हुए भावों को देखकर रूपाली के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। रूपाली ने एक नज़र माही की तरफ देखा और फिर वही माही को ताने देने शुरू कर दिए। हमें ऐसा क्यों लगता है कि राजवैद्य को भी आपकी सच्चाई पता चल चुकी है। उन्हें भी पता चल चुका है कि आप हमारी आंखों में धूल झोंक रही है। हमें नहीं लगता आपके पास ज्यादा समय बचा हुआ है। इसलिए आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप अपनी गलती मानकर यहाँ हम सभी से हमारे पैरों पर झुककर क्षमा मांगे। शायद हो सकता है महाराज थोड़ी दया दिखाकर आपको क्षमा कर दे, क्योंकि जो कार्य आपने किया है उसके लिए तो हो सकता है महाराज आपको मृत्यु दंड दे दे। शायद आपको पता नहीं कि राजा चंद्रसेन अपनी पुत्री से अत्यधिक प्रेम करते हैं और आपने तो उन्हीं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। तो आपको लगता है कि हम सभी लोग आपको इतनी आसानी से जाने देंगे? आपको क्या लगता है कि आप हमारी आंखों में ये जादुई घेरा दिखाकर यह साबित कर देगी कि आपने राजकुमारी रूपाली को पूर्ण तरह से ठीक कर दिया है? ये सिर्फ एक मजाक है जो शायद आज आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। इस समय वेद विशाला अपने नाम की तरह ही लगातार माही को कटु शब्द कहे जा रही थी, परंतु उसके उलट माही बहुत ही शांति से पास में रखी एक कुर्सी पर बैठी रूपाली की तरफ देख रही थी, जो अपना सर झुकाए चुपचाप बैठी हुई थी। शायद उसे भी अंदाजा था कि माही की नजरें उसके ऊपर है, इसलिए रूपाली ने ज्यादा कुछ न करने का ही फैसला किया, क्योंकि अगर उसे इस वक्त कोई भी गलती हुई तो हो सकता है उसे चीज की सजा माही उसे बहुत ही कठिन तरीके से दे। इसलिए इस समय रूपाली ने शांत रहना ही सही समझा। रूपाली को बस इंतजार था तो राजवेद के जवाब का, जिसके बाद ही वह सभी लोगों को माही की सच्चाई बता सकती थी, क्योंकि अगर उससे पहले उसने ऐसी कोई भी कोशिश की और परिणाम उसकी इच्छा से उलट आए तो यह उसके लिए अच्छी बात साबित नहीं हो सकती था। वही राजवैद्य को इतना हैरान परेशान देखकर अब राजा चंद्रसेन भी थोड़े परेशान होने लगे थे। धीरे धीरे उनके मस्तिष्क में वेद विशाला की बातें घूमने लगी थी कि शायद ये कोई बहरूपिया ही है जिसे कुछ जादू का प्रयोग कर राजकुमारी रूपाली को ठीक करने का ढोंग रचा है, और अगर यह चीज सत्य हुई तो वह नहीं जानते थे कि वह अब क्या करेंगे। इतने समय के इंतजार के बाद आखिरकार राजा चंद्रसेन के सब्र का बांध टूट पड़ा। उन्होंने जल्दी से आगे बढ़ राजगुरु के पास जाते हुए उनसे प्रश्न किया, राजगुरु क्या आप हमें बता सकते हैं कि आखिर कुछ समस्या है? आप इतने परेशान नजर आ रहे हैं, क्या हमारी राजकुमारी ठीक है? वही राजवैद्य जो अपनी सोच में गुम बार बार राजकुमारी रूपाली की जांच में लगे हुए थे, वह राजा चंद्रसेन की आवाज सुन अपनी सोच से बाहर आए। उन्होंने एक नज़र राजकुमारी रूपाली की तरफ देखा और राजा चंद्रसेन के सवाल को नज़रअंदाज करते हुए उनसे सवाल किया, वह कौन सा वेद है जिसने राजकुमारी रूपाली की इस घातक बीमारी का इलाज किया है? वही अपने सवाल को इस तरह नज़रअंदाज होता देख राजा चंद्रसेन को अच्छा तो नहीं लगा, परंतु उन्होंने ज्यादा कुछ ना कहते हुए फिलहाल माही की तरफ इशारा कर दिया। राजवेद जी कुछ समय ध्यान से माही की तरफ देखते रहे। इसके बाद अचानक ही उनके चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी, जो सभी के लिए थोड़ी हैरान कर देने वाली थी। सबसे ज्यादा हैरान और परेशान तो इस समय वेद विशाला नजर आ रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जो वेद कुछ समय पहले तक इतनी हैरान परेशान नजर आ रहे थे, उन्हें अचानक इस तरह मुस्कुराता देख विशाला को कुछ अनहोनी होने का एहसास होने लगा। वह जल्दी से आगे कुछ कहने के लिए बढ़ी, पर अचानक ही विशाला की नजरें राजकुमार सूर्या से जा मिली, जो अपनी गुस्से से लाल आंखों से लगातार वेद विशाला को ही देख रहे थे। विशाला ने कभी भी राजकुमार सूर्या की इतनी भयानक आंखें नहीं देखी थी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी तक में कंपन हो गई, जिसे देख विशाला अपनी जगह ही स्तब्ध खड़ी रही। ना ही अब उसने कुछ बोलने की कोशिश की और ना ही अपने स्थान से खड़े होने की।
वही राजवैद्य मुस्कुराते हुए माही की तरफ बढ़े। उन्होंने माही के पास पहुंचकर उसके सर पर हाथ रखते हुए माही से कहा, बच्ची, तुम बहुत ही कम उम्र में सालों का तजुर्बा प्राप्त कर चुकी है। तुमने एक ऐसी घातक बीमारी का उपचार ढूंढ निकाला है जिसका उपचार में हम जिन्हें इतने सालों का ज्ञान प्राप्त है वह भी नहीं निकाल पाया। मुझे उम्मीद है कि तुम आगे चलकर एक बहुत ही महान और ज्ञानी वेद बनने वाली हो। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या तुम मेरी शिष्य बनना पसंद करोगी? मैं तुम्हें खुद शिक्षित करना चाहता हूँ। वहीं राजवैद्य की बातें सुनकर वहां खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। राजवैद्य एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत ही ज्यादा शांत और लोगों से अलग रहना ही पसंद करते थे। शायद इसीलिए उन्होंने आज तक किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाया था। यहाँ तक कि बड़े से बड़े वेदों ने भी आकर उनसे उनका शिष्य बनने की कई बार गुहार लगाई थी, परंतु आज वेद ने आज तक किसी को भी अपना शिष्य स्वीकार नहीं किया। लेकिन आज पहली बार उन्होंने खुद आगे बढ़कर किसी को अपना शिष्य बनने के लिए कहा था। जो उनके साथ आए उन बाकी सहायकों के लिए भी किसी सदमे से काम नहीं था। वह सभी लोग यहाँ राजवैद्य के शिष्य बनने के लिए ही आए थे, परंतु जब राजवैद्य ने उन्हें अपना शिष्य बनने से मना कर दिया तो उन लोगों ने उनकी सेवा करना ही उचित समझा। परंतु आज राजवैद्य की बातें सुनकर सभी को बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी। कुछ की आंखों में माही के लिए प्रशंसा थी तो कुछ की आंखों में जलन। वही इस समय सबसे ज्यादा हैरान और सदमे में तो वेद विशाला थी। एक बार विशाला के पिता ने भी राजवैद्य से कहा था कि वह उनकी पुत्री को जड़ी बूटियां का ज्ञान दे, परंतु उसे समय भी राजवैद्य ने इस निमंत्रण को ठुकरा दिया था। परंतु आज उन्हें आगे से चलकर माही को अपना शिष्य बनने के लिए कहना, यह चीज विशाला के लिए सदमे और एक बड़े अपमान से काम नहीं थी। क्या यह उसका अपमान नहीं था कि उसे जैसी महान वेद को ठुकराकर राजवैद्य ने इस निचले स्तर के वेद को अपना शिष्य बनना सही समझा? वही माही ने कुछ समय राजवैद्य की तरफ देखा और फिर अपना सर झुकाकर सम्मानपूर्वक उनसे मना करते हुए आगे कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजवैद्य जी, परंतु मेरे पास मेरे स्वयं के गुरु है और मैंने उन्हें वचन दिया है कि मैं उनके अलावा अपने जीवन में कभी भी किसी को अपना गुरु नहीं बनाऊंगी। वही मेरे आखिरी और पहले वह गुरु है। वहीं राजवैद्य जी जो बहुत ही आशा के साथ माही के पास आए थे, उन्होंने माही का जवाब सुन थोड़ा बुरा तो जरूर लगा, परंतु वह इस बात से खुश थे कि माही एक इतनी अच्छी शिष्य है कि उसने जीवन में सिर्फ एक ही गुरु को चुना। वह चाहती तो राजवेद को भी चुन सकते थे, परंतु शायद यह उसके नियमों के खिलाफ था, जो चीज राजवैद्य को और अधिक माही से प्रसन्न कर रही थी। राजवैद्य ने मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाया और वहां से जाते हुए अपनी बातों को आगे बढ़ते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरा शिष्य नहीं बना तो इसमें तुम्हें क्षमा प्रार्थी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी मनुष्य की अपनी अपनी इच्छाएं होती है, परंतु कभी तो मुझसे मिलने आना। मुझे तुमसे और भी अधिक बातें करनी है। मुझे उन सभी बीमारियों के बारे में जानना है जिन्हें आज तक तुमने ठीक किया है। इसी तरह बहुत समय तक राजवैद्य माही से बातें करते रहे। वही वहां खड़े लोग उनकी बातों को सुनकर कभी हैरान होते तो कभी परेशान, परंतु किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह राजवैद्य की बातों के बीच में आकर उनसे किसी भी प्रकार का सवाल कर सके। इसलिए सभी ने इस समय चुप पर रहने का ही फैसला किया। चैप्टर 83 अब आगे। इन सभी बातों के बीच किसी का भी ध्यान राजकुमारी रूपाली की तरफ गया ही नहीं, जो इस समय सबसे ज्यादा सदमे में नजर आ रही थी। उसकी तो बची हुई आखिरी उम्मीद भी उसके आंखों के सामने उसे टूटती हुई नजर आ रही थी। रूपाली को उम्मीद नहीं थी कि माही इतनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, कि वह राजवेद जी जैसे महान वेद की आंखों में भी धूल झोंक सकती है। अब रूपाली को सच में अपने लिए बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। जिस तरह माही कुछ समय पहले उसे देख रही थी, शायद हो सकता है कि माही को रूपाली के इरादों के बारे में पता चल गया हो, जो रूपाली के लिए किसी आने वाले बड़े खतरे से कम नहीं था। इन सब चीजों को सोच सोच कर ही इस समय राजकुमारी रूपाली की हालत खराब होती जा रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंद और उसके हाथ बार बार उसका साथ छोड़ रहे थे। इस समय रूपाली को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके शरीर में जान ही ना रही हो, वह बस बेजान सी गुड़िया बनाकर अपने सामने हो रहे तमाशा को देख रही थी। वही सामने खड़े लोग जो माही और राजवेद के बीच हो रही बातों को सुन रहे थे, वह माही के ऐसे जवाब से बहुत ज्यादा हैरान थे। किसी को भी इस जवाब की उम्मीद नहीं थी कि माही इस तरह राजवैद्य जी से साफ साफ उनका शिष्य बनने के लिए मना कर देगी, क्योंकि यहाँ आए लगभग सभी लोगों की यही इच्छा थी कि वह सभी राजवैद्य से शिक्षा प्राप्त कर सके, परंतु उन्हें यह मौका नहीं मिल सका। पर आज जब माही को आगे से आकर स्वयं यह मौका राजगुरु दे रहे थे, उसके बावजूद भी माही ने उसे इस तरह ठुकरा दिया।
जो कुछ लोगों को उसकी बेवकूफ़ी तो कुछ को उसका घमंड लगा रहा था। कुछ लोगों के दिमाग में यह बात आने लगी थी कि शायद उसने राजकुमारी रूपाली को ठीक कर कर अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड ले लिया है। वह शायद अपने आप को राजवैद्य से भी अधिक बुद्धिमान और गुणी समझने लगी है। शायद यही कारण था कि उसने राजवेद के प्रस्ताव को इस तरह ठुकरा दिया। वहीं कुछ लोग माही की बेवकूफ़ी पर अपने मन ही मन में हंस रहे थे। क्या ये छोटी सी लड़की इस बात को समझ नहीं पा रही है कि उसके सामने खड़े हुए कितने ज्यादा महान और बुद्धिमान इंसान है। वह एक ऐसे इंसान को ठुकरा रही थी जिसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोगों की एक लंबी लाइन लगी हुई है। शायद राजकुमारी रूपाली का इलाज करने के बाद वेद नयनतारा जी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था, या उन्हें अपनी शिक्षा पर कुछ ज्यादा ही विश्वास होने लगा था, जो वह राजवैद्य जी जैसे महान वेद के शिष्य बनने से मना कर रही थी। पर माही को इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने एक ही बार में अपना फैसला राजवैद्य को सुना दिया था, इसलिए उसने ज्यादा बात ना करते हुए इस समय यहाँ से जाना ही सही समझा। कुछ देर की बातों के बाद राजवेद भी जा चुके थे। इस समय राजकुमारी रूपाली के कक्ष में राजकुमार सूर्या, राजकुमार विक्रम, राजा चंद्रसेन, वेद विशाला और माही मौजूद थे। कुछ समय हुई बातों के बाद अभी तक माहौल में बहुत ही ज्यादा शांति फैली हुई थी। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह अपनी बातों को आगे बढ़ाए। तभी सभी के कानों में माही की आवाज आई, जो इतने समय में पहली बार इन सभी से कुछ बोली थी। माही ने एक नजर वेद विशाला की तरफ देखा, जो एक ठगे हुए इंसान की तरह एक कोने में खड़ी बस एक तक उसे दरवाजे की तरफ देख रही थी, जहां कुछ समय पहले ही राजवैद्य जी गए थे। वह अभी तक भी राजवैद्य जी की बातों और माही के जवाब के सदमे से उभरी नहीं थी। उसे इस चीज पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि राजवैद्य जी ने स्वयं आगे बढ़कर माही को उनका शिष्य बनने का प्रस्ताव दिया है। वही उसके ख्वाबों की दुनिया से उसे बाहर निकलते हुए माही ने वेद विशाला से सवाल किया, आपको क्या लगता है महान वेद विशाला जी, जो राजवैद्य जी ने हम सभी को परिणाम बताए हैं, क्या वह सत्य है, या हो सकता है मैं उन पर भी कोई जादू किया हो? मुझे लगता है आपको इस चीज का परिणाम निकलवाने के लिए किसी अच्छे जादूगर के पास जाना चाहिए, जो मेरे ढोंग को सभी के सामने खोल सकता है। वही माही ने महान वेद विशाला जी शब्द पर बहुत ही ज्यादा दबाव देते हुए विशाला से यह प्रश्न किया था, जिसे विशाला भी समझ गई थी, पर इस समय उसके पास माही के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। माही के बोले गए हर एक शब्द इस समय विशाला को किसी गहरी तमाचे की तरह उसके गालों पर लग रहे थे, पर ना चाहते हुए भी विशाला को ये सब सहना था, क्योंकि इस समय अगर वह कुछ बोलती तो हो सकता था कि राजकुमार सूर्या गुस्से में जाकर कहीं उसे वापस सूर्यगढ़ राज्य ना भेज दे। ये हो सकता है कि अब माही को सजा मिलने की बजाय राजा चंद्रसेन कहीं उसे ही सजना दे दे। इसी बारे में सोचते हुए विशाल ने कुछ नहीं कहा और अपने पैर पटकते हुए बिना किसी पर ध्यान दिए गुस्से में उसे कक्ष से चली गई। जिससे ऐसे जाता देख राजकुमार सूर्या भी अपने स्थान से खड़े हुए। उन्होंने एक नज़र माही की तरफ देखा, जिसने एक नज़र भी अभी तक राजकुमार सूर्या की तरफ नहीं देखा था। पता नहीं क्यों, पर राजकुमार सूर्य को बार बार इस वेद की कुछ आदतें बिल्कुल राजकुमारी मीरा की भांति ही लग रही थी। वह भी पहली ऐसी स्त्री थी जिन्होंने राजकुमार सूर्य को इस तरह नजरअंदाज किया था, और आज वही चीज उन्हें सामने खड़ी वैद नयनतारा में नजर आ रही था। ना चाहते हुए भी बार बार राजकुमार सूर्य के मन में राजकुमारी मीरा का ख्याल आ रहा था। उनके मन में यह इच्छा बार बार उठ रही थी कि वह एक बार सामने खड़ी वेद का चेहरा देखे या उनसे बात करें, परंतु इन दोनों चीजों में से ही उनके हाथों में इस समय कुछ नहीं था। राजकुमार सूर्या ने अपना गला साफ किया और वेद नयनतारा की तरफ देखते हुए कहा, वेद नयनतारा जी, हम आपसे विशाला के इस बर्ताव के लिए क्षमा मांगते हैं। हम जल्द ही विशाला के साथ आपसे एक बार फिर मिलेंगे और उनसे आपके लिए किए गए इस बर्ताव की क्षमता मंगवाएंगे। इतना कह राजकुमार सूर्या सामने खड़ी नयनतारा के जवाब का इंतजार करने लगे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे नयनतारा ने राजकुमार सूर्य के बातों को सुना ही ना हो। ये पहली बार था जब किसी स्त्री के ऐसे उन्हें नजरअंदाज करने पर भी राजकुमार सूर्य को गुस्सा नहीं आ रहा था। बिल्कुल ऐसा जैसे उन्हें राजकुमारी मीरा के उन्हें नजरअंदाज करने पर नहीं आता था। राजकुमार सूर्या कुछ देर उलझन में यूं ही सामने एक तक नयनतारा की तरफ देखते रहे, फिर ना चाहते हुए भी वह अपने स्थान से खड़े हुए और राजकुमारी रूपाली के कक्ष से बाहर चले गए। अब इस समय सिर्फ राजा और उनके परिवार ही राजकुमारी रूपाली के कक्ष में बचा हुआ था।
तभी राजा चंद्रसेन ने अपने सर को थोड़ा शर्मिंदगी से झुकते हुए माही की तरफ देखते हुए कहा, हम इस चीज के लिए बहुत क्षमा प्रार्थी हैं वेद नयनतारा जी के, आपको हमारे राज्य में होते हुए इतना सा अपमान सहना पड़ा। हम जानते हैं आप हमारी भी बुलावे पर हमारे राज्य हमारी पुत्री इलाज करने के लिए आई थी, और आज हम आपके सम्मान की रक्षा भी नहीं कर पाए। पर आज मैं समुद्र राज्य का राजा आपको एक खास अधिकार देता हूं, आप हमारे पूरे राज्य में और राज्य में बिना किसी रोक टोक के किसी भी स्थान पर आ जा सकती है। कोई भी व्यक्ति आप पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं लग सकता, आपको हमारे राज्य में कहीं भी जाने के लिए, हमारे राज्य महल में कहीं भी आने जाने के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, इतना कहें। राजा चंद्रसेन कुछ समय के लिए चुप हो गए, वह अभी आगे कुछ कह पाते उससे पहले ही माही की आवाज वहां बैठे तीनों लोगों के कानों में आई। आपके इस इतने बड़े उपकार के लिए धन्यवाद महाराज, और हम अपने कार्य अनुसार आपके पुत्र का इलाज भी सही समय पर कर देंगे। वह भी जल्द से जल्द ठीक होकर आपके सामने होंगे, इस चीज में आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। वही माही की बातें सुनकर तो जैसे महाराज के चेहरे की सारी चिंताएं ही गायब हो गई, इस समय उनका चेहरा किसी खिले हुए फूलों की तरह खिल उठा। उन्होंने हंसते हुए वेद नयनतारा की तरफ देखा और कहा, हम जानते थे वेद नयनतारा जी के आप बहुत ही सब है और गुणी वेद है, इसलिए अगर आपको किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो आप बिना किसी रोक टोक के हमसे आकर वह चीज ले सकती है। हम बिना किसी सवाल के उसे वस्तु को आपको देने के लिए तैयार है। अपनी खुशी में राजा चंद्रसेन ने माही से ऐसे वादे कर दिए थे जिसका पछतावा उसे आने वाले समय में बहुत होने वाला था। तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। चैप्टर 84। अब आगे। इस समय माही वापस अपने कक्ष में आ चुकी थी। माही ने जल्दी से आकर अपने कक्ष का दरवाजा बंद किया। वह कुछ समय इसी तरह दरवाजे कर टिकर खड़ी रही। जब माही को बाहर से किसी भी प्रकार की कोई आवाज नहीं आई तो वह तुरंत अपने वस्त्र बदलकर अपने स्थान से टेलीपोर्ट हो गई। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार तनिष्क, जो माही के द्वारा दी गई जड़ी बूटियां से काफी हद तक ठीक हो चुके थे, वह इस समय अपने कक्ष में बैठे किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। अपने पिता से सारी सच्चाई जाने के बाद राजकुमार तनिष्क को अपने सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। उन्हें आज पता चल चुका था कि क्यों उनका परिवार उनके साथ इस तरह का बर्ताव करते थे। इसलिए अब उनके चेहरे पर अपने परिवार से कोई भी प्यार या अपने पान की उम्मीद नहीं रही थी। तभी अचानक उनके पीछे एक काली परछाई उनके कक्ष में प्रकट हुई, जिसे समझ राजकुमार तनिष्क ने बिना पीछे मुड़े सीधा मुद्दे पर आते हुए जवाब दिया, मैं आपकी सहायता के लिए तैयार हूं। आप जो मुझसे चाहती हैं, मैं वह हर कार्य करने के लिए तैयार हूं। वही राजकुमार तनिष्क का जवाब सुनकर उनके पीछे खड़ी वह काली परछाई, जो इस वक्त पूरे काले कपड़ों में ढकी हुई थी, वह धीरे से चलकर आगे आई। तभी उस परछाई ने अपने चेहरे से मुखौटा हटाते हुए राजकुमार तनिष्क की तरफ देखा और अपनी बात को आगे बढ़ते हुए कहा, मुझे पता था कि आप सही फैसला ही लेंगे। आपके पिताजी मुझे एक बार कहा था कि आप बहुत ही समझदार और गुणी राजा बनने के काबिल हो, जो आज आपके किए गए इस फैसले ने साबित भी कर दिया है। वही उजाले में आने से उसे काली परछाई का चेहरा धीरे धीरे नजर आने लगा। ये काली परछाई और कोई नहीं बल्कि माही थी, जो जल्दी से जल्दी अपने कमरे से टेलीपोर्ट होकर यहाँ राजकुमार तनिष्क के कक्ष में आई थी। वही माही की बातें सुनकर राजकुमार तनिष्क ने पीछे पलटकर माही की तरफ देखा। इस समय उनकी आंखें किसी खुश की बूंदों की तरफ लाल हो रही थी, जिन्हें देखकर माही समझ गई कि यह सारी नफरत राजा चंद्रसेन के लिए है। इस समय माही को राजकुमार तनिष्क की आंखों में राजा चंद्रसेन के लिए अधिक नफरत और गुस्सा दिखाई दे रहा था। जिस राजकुमार तनिष्क को माही ने कुछ समय पहले देखा था, वह आज बिल्कुल उसे उलट एक बहुत ही साहसी और समझदार व्यक्ति नजर आ रहे थे। तभी राजकुमार तनिष्क ने अपने आप को शांत करते हुए माही से एक प्रश्न किया, क्या आप मेरी एक सहायता कर सकती हैं? जिसे सुन माही ने नजरें उठाकर राजकुमार तनिष्क की तरफ देखा, जिसे समझ राजकुमार तनिष्क ने अपनी बात को आगे बढ़ते हुए माही से कहा, क्या आप एक बार फिर मुझे मेरे माता पिता से मिलवा सकती हैं? ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे उनसे कुछ प्रश्न पूछने हैं जिनका जवाब मैं अपने बचपन से ही ढूंढ रहा हूं, परंतु आज तक किसी ने भी मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया। ये सब कहते हुए राजकुमार तनिष्क के चेहरे पर उदासी और पीड़ा साफ नजर आ रही थी, जिसे समझ माही ने कुछ सोचते हुए कहा। राजकुमार तनिष्क की तरफ देखते हुए कहा,
मैं जल्द ही आपकी मुलाकात एक बार फिर आपके माता पिता से जरूर करवाऊंगी। पर अभी के लिए आपके पिता के पास इतनी शक्तियां नहीं है कि वह अपने आप को हर समय आपके सामने आ सके। अगर आपको अपने पिता से मुलाकात करनी है, तो उसके लिए हमें एक बहुत ही जरूरी कार्य करना होगा, जिसके लिए आपको आज रात मेरे साथ राजमहल के राजकोष की तरफ जाना होगा। वहां एक ऐसी वस्तु है जिसकी सहायता से हम आपके पिता के कुछ शक्तियों को वापस ला सकते हैं, जिससे वह अधिक समय के लिए हमारे सामने आ सकते हैं। वही माही के बात सुनकर राजकुमार तनिष्क ने कुछ सोचते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया, जिसे देख माही ने अपने स्टोरी अंगूठी में से कुछ कपड़ों को निकालकर राजकुमार तनिष्क की तरफ देते हुए कहा, आप इन वस्त्र को धारण कर लीजिए। और फिर उसने एक छोटे से बॉक्स को राजकुमार तनिष्क की तरफ रखते हुए कहा, और हाँ, ध्यान से सबसे पहले इस जड़ी बूटी को आप ग्रहण कीजिए ताकि तुम्हारे शरीर की जो शक्तियां इतने सालों से बंद कर दी गई है वह धीरे धीरे अपना कार्य करना आरंभ कर दे। जिसे सुन राजकुमार तनिष्क ने भी ज्यादा देर ना करते हुए तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया, और सबसे पहले माही द्वारा दी गई उसे सफेद रंग की मोती जैसे दिखने वाली गोली को ग्रहण कर लिया। वही उस दवाई को देखकर अचानक फिर माही को कुछ समय पहले हुई घटना याद आ गई। राजकुमारी रूपाली के कक्ष से निकलने से पहले जब कक्ष में सिर्फ राजा और उसका परिवार रह गया था, तो उसे समय माही ने राजा चंद्रसेन से एक बहुत ही जरूरी जड़ी बूटी की मांग की थी, जिसे सुनकर तो राजा चंद्रसेन भी कुछ समय के लिए हिचकिचा गए थे। तभी माही ने अपनी बात को संभालते हुए राजा चंद्रसेन से कहा था कि उसे यह जड़ी बूटी उनके पुत्र राजकुमार यश के इलाज में सहायता प्रदान कर सकती है। इसीलिए वह इस जड़ी बूटी के ऊपर कुछ अभ्यास करना चाहती है। जिसे सुन राजा चंद्रसेन तुरंत ही मान गए थे। जब माही ने राजा चंद्रसेन के सामने उसे महत्वपूर्ण सफेद चंद्र गोली का नाम लिया था, तो इस चीज से राजा चंद्रसेन काफी हैरान हो गए थे, क्योंकि यह जड़ी बूटी बहुत ही मूल्यवान थी जो बहुत ही कठिनाइयों से गुजर कर प्राप्त होते थी। शायद इसलिए राधा चंद्रसेन इस जड़ी बूटी को माही को देने से थोड़े हिचकिचा जा रहे थे। उनके राज्य में भी इस जड़ी बूटी की संख्या बहुत ज्यादा कम थी। उनके पास मुश्किल से ही इस जड़ी बूटी के कुछ भंडारी इकट्ठा हुए थे, क्योंकि इस जड़ी बूटी को प्राप्त करने के लिए लोगों को बहुत से खतरनाक जंगलों और जानवरों का सामना कारी जड़ी बूटी तक पहुंचना होता था। शायद यही कारण था कि वह माही को ये जड़ी बूटी देने से थोड़े कतरा रहे थे। पर जब उन्हें पता चला कि वैद्य नयनतारा इस जड़ी बूटी को उनके पुत्र की सहायता के लिए मांग रही है, इसलिए उन्होंने बिना ज्यादा समय गवाही ही खुशी खुशी इस चीज के लिए मान गए। असल में माही को ये जड़ी बूटी राजकुमार तनिष्क के लिए चाहिए थी, जिसे राजा सोमसेन ने माही को बताया था कि उनके राज्य में एक खास जड़ी बूटी पाई जाती है, जिसकी सहायता से उनके पुत्र जल्द ही अपनी सेहत को ठीक कर पाएगा, और उसके साथ साथ उसकी जो शक्तियां राजा चंद्रसेन ने बचपन में दबा दी थी वह भी धीरे धीरे जागृत होने लगेंगी। यही कारण था कि माही ने आज इतने बड़े ड्रामा के होने के बावजूद किसी से भी ज्यादा कुछ नहीं कहा था। उससे पहले समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह राजा चंद्रसेन से इस जड़ी बूटी की मांग करें। परंतु जब वेद विशाला ने अपना तमाशा शुरू किया तो इसमें माही को एक अच्छा मौका मिला कि वह शायद इसकी सहायता से अपने कार्य को पूरा कर सकती है। इसलिए माही इस पूरे समय में चुप रही। उसने किसी से भी कुछ कहने की कोशिश नहीं की, और ना ही अपने आप को सही साबित करने की कोशिश की। इसके बाद राजा चंद्रसेन को इस बात का बहुत दुख हुआ कि उन्हें एक महान वेद जिन्होंने उसकी पुत्री की इतनी सहायता की उसे पर शक किया। शायद इसी के दबाव में आकर राजा चंद्रसेन इतनी कीमती जड़ी बूटी को बिना ज्यादा परवाह किए माही को देने के लिए तैयार हो गए थे। वही उसे जड़ी बूटी को धारण करने के बाद राजकुमार तनिष्क कुछ समय के लिए ध्यान मुद्रा में बैठ गए। तकरीबन 1 घंटे बाद राजकुमार तनिष्क अपने ध्यान से उठे। इस समय उनके चेहरे और शरीर से एक अलग ही ऊर्जा निकलती हुई माही को दिखाई दे रही थी, जिसे माही को यह अंदाजा हो गया कि राजकुमार तनिष्क ने बिना किसी गलती की है उसे जड़ी बूटी को अपने शरीर में धारण कर लिया है। उनका वह दुबला पतला और घाव से भरा हुआ शरीर अब काफी हद तक तंदुरुस्त, और उनके वह गहरे घाव भी भरते हुए नजर आ रहे थे, जिसे देख माही ने एक गहरी सांस ली। आखिरकार उसकी मेहनत काम आ रही थी। तभी राजकुमार तनिष्क ने उन काले वस्त्रों को उठाया और उन्हें बदलने के लिए दूसरे स्थान की तरफ बढ़ गए। कुछ समय के इंतजार के बाद राजकुमार तनिष्क उन वस्त्रों को अच्छी प्रकार पहनकर माही के सामने खड़े हुए थे।
माही ने एक नज़र ऊपर से नीचे तक राजकुमार तनिष्क को देखा, जो इन कपड़ों में बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहे थे। तभी माही ने अपने पास से एक मुखौटे को निकलते हुए राजकुमार तनिष्क की तरफ बढ़ा दिया। कुछ भी हो जाए, ये मुखौटा तुम्हारे चेहरे से नहीं हटना चाहिए, मैं जो भी तुमसे कहती जाओ। बिना किसी सवाल के चुपचाप उसे चीज को फॉलो करते जाना। जिसे सुन तनिष्क ने अपना सर हाँ में हिलाया। तभी माही ने अपने हाथ को आगे बढ़कर तनिष्क को अपने हाथ को पकड़ने के लिए कहा। जिसे सुन राजकुमार तनिष्क ने थोड़ा हिचकिचाते हुए अपने हाथ को माही के हाथों में रख दिया, जिसे देख माही ने तुरंत अपनी आंखें बंद की और कुछ ही समय में वह दोनों उस स्थान से टेलीपोर्ट हो गई। चैप्टर 85 चैप्टर 85। अब आगे। इस समय माही और राजकुमार तनिष्क दोनों ही राजकुमार तनिष्क के कक्ष से टेलीपोर्ट होकर किसी दूसरे स्थान पर पहुंच चुके थे। जब राजकुमार तनिष्क ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उन्हें अपने आसपास अंधेरा चारों तरफ फैल पाया। जिसे देखकर वह ये समझने की कोशिश करने लगे कि आखिर वह है कहाँ। उन्होंने थोड़ा हिचकिचाते हुए माही की तरफ देखा, जो इस अंधेरे में उन्हें लगभग ना के बराबर दिखाई दे रहे थी। तभी माही ने अपनी शक्ति से एक छोटा सा आग का गोल बनाकर ऊपर हवा में तैरा दिया। जिसे देखकर राजकुमार तनिष्क की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई। उन्होंने बहुत बार लोगों को अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए देखा था, परंतु वह हमेशा उन्हें दूर से या छुप छुप कर ही देखा करते थे। उनके पास स्वयं की कोई शक्ति नहीं थी, शायद जिसका कारण उनके चाचा राजा चंद्रसेन थे, जिन्होंने राजकुमार तनिष्क की सारी शक्तियों को बचपन में ही नष्ट करने की कोशिश की थी, परंतु वह उसमें सफल नहीं हो पाए। इसलिए आज भी उसकी शक्तियों के कई कण उनके शरीर में मौजूद है, जिन्हें जागृत करने के लिए ही राजा सोम ने माही को वह चंद्र गोली राजा चंद्रसेन से लेने की गुहार लगाई थी। वही इस समय राजकुमार तनिष्क एक छोटे बच्चे की भांति हर चीज को बहुत ही ध्यान से देखकर समझने की कोशिश में लगे हुए थे। वही उजाला होने के कारण अब आसपास का नजारा साफ साफ दिखाई देने लगा था। इसलिए उन्होंने अपनी नजरें घूमकर चारों तरफ देखना शुरू किया। इस समय वह एक गहरी गुफा के अंदर मौजूद थे, जिसके दोनों तरफ देखने से पता चल रहा था कि वह बहुत ही लंबी हो सकती है। वही माही जिसने अपनी अग्नि शक्ति जलाकर अपने आसपास देखने शुरू कर दिया था। अचानक उसकी नजरें राजकुमार तनिष्क पर गई, जो किसी छोटे बच्चों की तरह हर चीज को बहुत ही ध्यान से देखकर समझने की कोशिश में लगे हुए थे। इतने समय में पहली बार माही ने राजकुमार तनिष्क का ये रूप देखा था, वरना वह हमेशा ही अपने चेहरे पर अपनी भावनाओं को छुपाने के प्रयास में लगे रहते। वही राजकुमार तनिष्क की क्यूरियोसिटी की भावनाओं को समझकर माही ने अपने कदम आगे बढ़ते हुए राजकुमार तनिष्क को बताना शुरू किया। ज्यादा आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है राजकुमार, हम अभी जमीन के सबसे निचले हिस्से में मौजूद है, इसलिए हर एक कदम को ध्यान से रखना। गलती से भी कोई गलती ना हो पाए, इससे हम एक बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। हमें नहीं पता इस जगह पर कितने खतरे हो सकते हैं। जिसे सुन राजकुमार तनिष्क की नजरें ना चाहते हुए भी माही के ऊपर चली गई। उन्होंने थोड़ा असमंजस में माही की तरफ देखा और सवाल किया, आखिर हम यहाँ करने क्या आए हैं? आपने तो कहा था कि हमें राज्य के राजकोष तक जाना है, तो फिर हम जमीन की इतनी गहराई में क्यों आए हैं? जिसे सुन माही ने बिना रुके आगे चलते हुए कहा, यही गहराई हमें राजकोष तक लेकर जाएगी। जिसे सुन अचानक ही राजकुमार तनिष्क ने माही को बीच में रोकते हुए कहा, शायद आपको पता नहीं है, पर राज्य का राजकोष ऊपरी हिस्से में है और हम जिस स्थान पर है वह निचली हिस्सा है, तो यहाँ राजकोष कैसे हो सकता है? राजकुमार तनिष्क की बातें सुनकर माही ने हल्का सा मुस्कुराते हुए राजकुमार तनिष्क की तरफ देखा और फिर उनसे सवाल किया, आपको क्या लगता है राजकुमार तनिष्क, क्या आपके चाचा इतने दयालु है कि वह अपने कीमती खजाने को ऐसे ही दुनिया के सामने दिखाने के लिए सबकी नजरों के सामने रखेंगे? जो इंसान सत्ता के लिए अपने भाई की जान ले सकता है, अपने राज्य को खतरे में डाल सकता है, वह अपने कीमती चीजों को लोगों के सामने दिखाया। ये सिर्फ आपकी आंखों का भ्रम है। ऊपर जो वस्तुएं रखी गई है वह सिर्फ लोगों को ये दर्शाने के लिए दिखाई जाती है कि उनके राजा कितने ज्यादा दयालु और सभी पर विश्वास करने वाले हैं। वह कितने ज्यादा बलवान है कि उन्होंने अपने खजाने को इस तरह सभी के सामने खुला रखा हुआ है। पर असल में सच्चाई तो यह है कि वह पूरा खजाना सिर्फ एक छलावे के अलावा और कुछ नहीं है। राजा चंद्रसेन ने अपनी असली विरासत को यहाँ जमीन की इतनी गहराई में कुछ गुप्त स्थानों पर छुपाया हुआ है।
वही राजकुमार तनिष्क जैसे जैसे माही की बातों को सुनते जा रहे थे, उनकी आंखें आश्चर्य से बड़ी होती जा रही थी। उन्हें पता ही नहीं था कि उनके चाचा कितने ज्यादा चतुर और धूर्त इंसान हैं। हाँ, उसे धीरे धीरे अंदाजा होने लगा था कि वह इंसान ना तो एक राजा बनने के लायक है और ना ही एक अच्छा इंसान, जो व्यक्ति एक सत्ता के लिए अपनों को ही मार सकता है, वह और क्या क्या कर सकता है। इस चीज का अंदाजा तो राजकुमार तनिष्क भी नहीं लगा सकते थे। इसलिए राजकुमार तनिष्क ने इस समय चुप रहना ही सही समझा। वह बस चुपचाप माही के पीछे पीछे चलने लगे। माही और राजकुमार तनिष्क इस वक्त उसे गहरी गुफा से होते हुए आखिरकार एक बड़े से काले दरवाजे के सामने आकर रुके। कुछ समय की मेहनत के बाद आखिरकार माही और राजकुमार तनिष्क अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे। उनके सामने इस समय एक बहुत ही विशाल काले कलर का दरवाजा बना हुआ था, जिसे शायद एक बड़ी सी चट्टान के द्वारा तोड़कर इस आकृति में डाला गया था। ये दरवाजा दिखने में बहुत ही अलग और काफी ज्यादा डरावना नजर आ रहा था। इस पर बहुत ही अलग अलग प्रकार के कुछ डरावने चित्र बनाए गए थे, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा अजीब और डरावने नजर आ रहे थे। तभी माही की नजर उसके पास लिखे हुए कुछ शब्दों पर गई। इन शब्दों को बहुत ही अजीब भाषा में लिखा हुआ था, जिन्हें समझ पाना माही के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। माही ने उन शब्दों का अर्थ समझने के लिए उनके पास जाना सही समझा, इसलिए वह धीरे से चलकर इन शब्दों को ध्यान से देखने के लिए उनके और करीब गई। यह शब्द बहुत ही अजीब आकृति में बने हुए थे, जैसे कई इंसान और जानवर आपस में मिलकर कोई नृत्य या संगीत गा रहे हो। तभी अचानक माही के दिमाग में राजा सोम की आवाज गूंजने लगी है, माही, तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये समुद्र राज्य की प्राचीन भाषा है। जब समुद्र राज्य का निर्माण किया गया था, उसे समय हमारी सहायता समुद्र के जीवों और हमारे पूर्वजों ने मिलकर एक सम्मेलन का गठन किया था, जिसके प्रतीक के रूप में ये संख्याएं बनाई गई थी। शुरुआत में समुद्र राजा पर अत्यधिक बाहरी हमले हुआ करते थे, जिस कारण धीरे धीरे समुद्र राज्य का धन समाप्त होने लगा था, जिससे परेशान होकर समुद्र राज्य के पूर्वजों ने अपनी पूर्वजों से प्रार्थना की कि वह उनकी सहायता करें। वही उनकी निष्ठा से प्रसन्न होकर उनके पूर्वजों ने उन्हें यह उपाय बताया। इसके बाद समुद्र राज्य के पूर्वज और समुद्र राज्य के अंदर रहने वाले जीवों ने मिलकर एक नए संगीत का निर्माण किया, जिसकी सहायता से हम लोगों ने अपने बचे हुए खजाने को सुरक्षित किया। ये वही संगीत है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस संगीत को तभी हटाया जा सकता है जब समुद्र राज्य का होने वाला वारिस अपने हाथों से स्वयं इन आकृतियों को छूकर उनका निर्माण दोबारा करें। इस समय माही बहुत ध्यान से राजा चंद्रसेन की बातों को सुनती जा रही थी। कुछ समय बाद राजा सोम ने माही को सारी बातें बता दी, जिसे समझ माही कुछ समय तक वहीं खड़े रही। उसके बाद माही ने पीछे पलटकर राजकुमार तनिष्क की तरफ देखा, जो इस समय आसपास के माहौल को देखने में लगे हुए थे। वह इस चीज का भी ख्याल रख रहे थे कि यहाँ पर कोई बाहरी व्यक्ति न आ जाए। माही ने कुछ समय राजकुमार तनिष्क की तरफ देखा और फिर धीरे से चलकर उनके पास गई। वही माही को अपनी तरफ आता देखकर राजकुमार तनिष्क, जो अभी भी अपने आसपास की चीजों को देखने में व्यस्त है, वह एकदम ही सतर्क होगा। उनके चेहरे पर आए हुए वह कुछ समय पहले के भाव अब गंभीरता में बदल चुके थे। उन्होंने एक गंभीर सर्व माही की तरफ देखते हुए प्रश्न किया, क्या मिला? आपको कुछ पता चला? जिसे सुन माही ने अपना सर हाँ में हिलाया और राजा सोम द्वारा बताई गई सारी बातें धीरे धीरे कर राजकुमार तनिष्क को बता दी। सारी बातें सुनने के बाद राजकुमार तनिष्क के चेहरे पर थोड़ी परेशानी की लकीरें छा गई। उन्होंने थोड़ा परेशान होते हुए माही से सवाल किया, हम इसमें क्या कर सकते हैं? समुद्र राज्य का होने वाला वारिस तो राजकुमार विक्रम है और शायद वह स्वयं ही इस दरवाजे को खोल सकते हैं। हमें लगता है अब हमें खाली हाथ ही जाना होगा। वहीं राजकुमार तनिष्क की बातें सुनकर माही ने अपना सर ना में हिलाते हुए उनसे कहा, आप गलत है राजकुमार। समुद्र राज्य का वारिस हमेशा से ही राजा का पहला होने वाली संतान होती है और शायद आप भूल रहे हैं, आपके पिता इस राज्य के राजा रह चुके हैं और उन्हीं के राजा रहते हुए आपका जन्म हुआ है। इसलिए सही मायने में आप ही समुद्र राज्य के होने वाले असली वारिस है। इसलिए आप बिना ज्यादा फिक्र करें, मेरे द्वारा बताई गई विधियों का प्रयोग कर जल्द से जल्द उसे दरवाजे को खोले की तैयारी करें। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, कुछ ही समय मुझे वापस अपने स्थान पर लौटना है। जिसे समझ राजकुमार तनिष्क ने अपना सर हामी में हिलाते हुए अपने कदम आगे की तरफ बढ़े। इस समय उनका सारा ध्यान उसे विशाल दरवाजे पर बने अजीब सी आकृतियों की तरफ थे।